हेलो डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल नए आप हैं, बिल्कुल नए अकाउंटिंग के लिहाज से। बिल्कुल अकाउंटिंग में कुछ आता नहीं है, बेस से स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़ा आएगा अकाउंटिंग में। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उनका काम भी करेंगे तो पूरी अकाउंटिंग में, चाहे आप आगे जाकर सीए करें, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, कुछ भी करें, आप अकाउंटिंग में सब लोगों में टॉप 5% में रहेंगे, क्योंकि आपको बेस बहुत अच्छा सा कराने वाला हूँ मैं। एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। अभी आपको कुछ भी नहीं आता है तो हम कुछ बेसिक बातों पर काम करेंगे कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें। और अभी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम वो भी बता देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम थोड़ा सा हल्का फुल्का देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग क्या है। हो सकता है बीच बीच में कुछ बातें आपको समझ में ना आए, रीज़न कि वो टर्म्स ऐसे हों, वो हम अलग से एक चैप्टर में देख लेंगे क्या क्या टर्म्स हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक बात अच्छे से समझा दूँ और साथ में आपको कोई टेंशन ना हो। देखिए, अकाउंटिंग एक बेसिक अगर हम डेफिनेशन वगैरह सब छोड़ें तो अकाउंटिंग क्या है। तो बच्चों, एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, अकाउंटिंग का मतलब बिजनेस में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करते हैं, कुछ माल खरीदा, कुछ माल बेचा, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे ना अपने पास, वो वही अकाउंटिंग है। अभी के लिए स्टार्टिंग में दिमाग में एक बेसिक आइडिया ये लेकर चलो, अकाउंटिंग मतलब सारी ट्रांजैक्शन को नोट करना। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग का मतलब पता लगाना, मेजरिंग उसकी कैलकुलेशन करना। जैसे हमने सबसे पहले तो ये देखा कि वाकई में कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं है, वो ट्रांजैक्शन कितने रुपए की है। मान लिया 10,000 रुपए की है तो मेजरमेंट में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एक डिफरेंट स्टाइल से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासीफाई का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। आप बैंक में अगर जाएंगे तो बैंक में सपोज लाइन लगी है पैसा जमा कराने वालों की, तो जब पैसा जमा करते रहेंगे तो जो पैसा जमा कर रहा है वो अपने पास लिखता रहेगा, मिस्टर ए से पैसा आया, बी से आया, सी से आया, तो ये तो रिकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अब ए की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखनी पड़ेंगी ना, बी की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखनी पड़ेंगी, सी की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह, सो दैट हमें उनका हिसाब किताब लगाने में आसानी हो। तो इसे हम बोलते हैं उनका एक अलग अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लासीफाइंग का मतलब हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हर चीज को अलग अलग क्लासीफाई करके उनको एक जगह लिखेंगे, उसे हम लेजर अकाउंट बोलते हैं। समराइजिंग, बच्चों बाद में उन सबको बैलेंस किया जाएगा, पता लगाया जाएगा ईयर एंड में किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, उन सब अकाउंट का बैलेंस किया जाएगा और फिर उसको एक लिस्ट बना करके लिखा जाएगा, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। टेंशन मत लो, लेजर बोला, ट्रायल बैलेंस बोला, याद ही नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी ग्रेजुअली ये सारी चीजें हम हजारों बार बोलेंगे तो आपको याद रहेंगे। इंटरप्रेट करेंगे इसको, रिजल्ट को हम पता लगाएंगे, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक साल खत्म होने के बाद हम पता लगाएंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे हमारी कितनी असेट है और कितनी लाइबिलिटी है। अब बैलेंस शीट क्या होता है आपको नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है, पता चल जाएगा। असेट क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति होती है। लाइबिलिटी जो हमारी दायित्व है, जो हमने किसी को पैसा देना है, तो जो पैसा लेना है देना है वो सब लिखते हैं, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इन कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हम सबके साथ शेयर करेंगे, सबको बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ। तो अकाउंटिंग
gives information on the resources available, how the available resources have been employed and the result achieved by their use। तो क्या क्या हमारे पास है, उसको हम कैसे इस्तेमाल किया है, उसका रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे। इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक पीरियड के दौरान जो जनरली 1 साल का है। वैल्यू एंड द नेचर ऑफ असेट, असेट कौन कौन सी है, कितनी अमाउंट है, असेट मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति। लाइबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी जो बाहर वालों को पैसा देना, ओनर कैपिटल या ओनर फंड मतलब जो पैसा ओनर ने पैसा लगाया और उसका प्रॉफिट मिलाकर उसका टोटल पैसा कितना देना है। तो यहाँ पर कितना पैसा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं। हम बिजनेस को एक अलग इंसान सोचते हैं। तो बिजनेस के पास कितनी एसेट है, बिजनेस ने किसको पैसा देना है वापस, किससे लेना है, ये सब चीजें एसेट और लायबिलिटी कैपिटल में आ जाती हैं। सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्योंकि हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है वो चाहेंगे ना कि उनको पता चल जाए कि एक टाइम पीरियड के बाद हमारा पैसा बढ़ा या कम हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो वो कम्युनिकेशन हम करेंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे अपने इन्वेस्टर्स को। तो वो क्या होगा, अकाउंटिंग की हेल्प से बताएंगे, इसलिए अकाउंटिंग इज ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब डेफिनेशन की बात करें कि अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब मैंने बताया था आपको, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर आर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि उसे हर को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको एक अलग डिफरेंट स्टाइल से रिकॉर्ड करेंगे, तो उसे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्लासीफाई मैंने बताया आपको कि अलग अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे, सारी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से रिलेटेड वहीं लिखी जाएंगी। समराइज करेंगे एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक तरीके से करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में करेंगे। जो चीज़ें हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को हम इसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मूड खराब है, आप ओनर हैं बिजनेस के, आपका मूड खराब है, तो मूड खराब है, कितना खराब है, इसको हम रुपए में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी हो गई, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो टर्म्स ऑफ मनी में हम ट्रांजैक्शन से या इवेंट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब सपोज आप किसी दुकान पर गए और आपने कुछ सामान खरीदा, तो आपने सामान खरीदा और उसने बेचा, दो लोगों के बीच में ये ट्रांजैक्शन कहलाती है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो इवेंट होती है वो दो लोगों के बीच में नहीं होती, वो किसी ट्रांजैक्शन का आउटकम हो सकता है या अपने आप हो सकती है। सपोज सपोज आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो इसे भी रिकॉर्ड करेंगे हम, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है, क्योंकि जो पूरे साल ट्रांजैक्शन करिए उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है, तो ये एक इवेंट है, इसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट को भी, प्रोवाइडेड उसे मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसका। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए ट्रांजैक्शन। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका रिजल्ट पता लगाना सारी ट्रांजैक्शंस का, ये अकाउंटिंग है। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की, तो आपको ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रट कर इसको लिखना है एज इट इज, इन्हीं शब्दों में। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग ब्रिंग्स टू लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। एक तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट को करता है जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उनका पता लगाना, ठीक है, कि पहले तो ये पता लगाना कि ये ट्रांजैक्शन है
ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको रुपए में कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी कैलकुलेट किया नहीं है, कैलकुलेट किया जा सकता है। और जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, तो फिर सेकंड बता रखा है उसको मेजर करेंगे कि उसकी अमाउंट क्या है। जिस कंट्री में आप है उस करेंसी में करेंगे, इंडिया में है तो रुपीस में करेंगे, अमेरिका में है तो डॉलर में करेंगे। फिर मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों एक स्पेशल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उस स्पेशल तरीके को हम जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्नल। तो वो स्पेशल तरीका एक जर्नल कहलाता है। उसमें हम स्पेशल तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। शायद आपने कभी किसी के मुंह से सुना हो डेबिट क्रेडिट। तो हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो अब सुन लिया मेरे मुंह से। क्या होता है डेबिट क्रेडिट, उसकी अभी टेंशन मत लीजिए। एक स्पेशल तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल। और इस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल नेचर की बुक्स ट्रांजैक्शंस को जहाँ लिखते हैं उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल बोला जाता है। मैंने आपको बार बार बताया, रिकॉर्ड करते हैं मतलब लिखते हैं स्पेशल तरीके से, जिसे जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, हर अकाउंट को अलग। सपोज आपका नाम मनोज है, तो मनोज का अकाउंट, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ आएंगी। फिर हम क्लासिफाई करेंगे मतलब वही मनोज के अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स आ जाएगा समझ में, बाद में बताएंगे। अभी नहीं भी पता चलेगा तो कोई टेंशन नहीं है। आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। तो जहां पर हम ग्रुप करते हैं एक ट्रांजैक्शन, एक टाइप के नेचर के सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ लिखते हैं, उसे हम लेजर बोलते हैं, लेजर। दिस बुक कंटेन्स इंडिविजुअल अकाउंट हेड्स अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इन कैश अकाउंट, कैश की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब हम कैश अकाउंट में एक जगह लिख लेंगे। कैश आया कहां से, कैश गया कहां से। उसके बाद समराइज करेंगे। मैंने आपको बताया था समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी आपके लिए सारी चीजें नई हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। समराइजिंग, this involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external user of accounting statements। तो जो हमारी अकाउंटिंग है उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि उसको सब देख पाए, समझ पाए और उसका रिजल्ट का भी पता लगा पाए। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आफ्टर लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वहाँ पर सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस लिखा जाता है। उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो हमें प्रॉफिट पता लगाता है, और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो इन्हें फाइनल अकाउंट्स भी बोल देते हैं हम। फिर एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक ए मीनिंगफुल जजमेंट of the profitability and financial position of the business. This helps in planning for the future in a better way. तो हम लोग कैसे बिजनेस को एनालाइज करें कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब उसकी हेल्प से आ जाएगा। कम्युनिकेट करेंगे हम। फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू इट्स यूजर्स, जो जो यूज करना चाहता है, जो जो पता लगाना चाहता है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम and presented to the user so that the appropriate decision may be taken at the right time. सपोज हमारी बिजनेस में किसी ने पैसा लगाया है,
तो हम जल्दी से जल्दी साल खत्म होने के बाद उन्हें बता दें हमें प्रॉफिट हुआ लॉस, ताकि अगर वो हमारे बिजनेस में और पैसा लगाना चाहता है या हमारे बिजनेस में से निकलना चाहता है, जो भी उसे डिसीजन लेना है वो जल्दी से जल्दी ले पाए। तो बच्चों ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, तो आपके लिए थोड़ा सा हैवी होगा। मैं इस वीडियो को यहीं तक रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस अकाउंटिंग, ये साइंस और एन आर्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम नहीं था कि और आगे पढ़ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को आप स्टार्ट कर लीजिए देखना। अदरवाइज 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़े से अंतराल के बाद। लो बच्चों, मैं आ गया सेकेंड वीडियो में, ये बताने के लिए कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप बताइए साइंस है या आर्ट है, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस दोनों है। तो रीज़न बताएंगे क्यों है ये दोनों। आर्ट एक टेक्निक होती है विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो जो आर्ट है वो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए एक टेक्निक होती है। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के लिए आपको एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट है हमारी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंट मेंटेन हो सके, ईयर एंड के बाद हमें प्रॉफिट लॉस का पता चल सके। तो ये सब ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो करते हैं वो एक टेक्निक के थ्रू करते हैं, ये डिफरेंट स्टाइल से करते हैं, इसे सीखना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, आर्ट हो गई। It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. Any organized knowledge based on certain basic principle is a science. जहाँ कुछ प्रिंसिपल है उसके बेस्ड पर कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है तो उसे साइंस बोलते हैं। अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है और ये कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस बोथ। बच्चों ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या पर्पस है हमारे अकाउंटिंग करने का। तो एक तो पर्पस ये है कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, हमें पता चल जाए हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर से और प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के। सॉरी। दूसरा पर्पस है हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल सके कि ईयर एंड में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो बिजनेस करना बेकार है। तो अनदर ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का ये पता लगाना कि हमारे को एक पीरियड के दौरान प्रॉफिट हुआ या लॉस। इन अदर वर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द पीरियड फर्म अर्न ए प्रॉफिट और इंकर ए लॉस। फॉर दिस पर्पस हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बहुत यूज होगा। रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पीरियड्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंड एक्सपेंस इन द डेबिट। अब बच्चों डेबिट और क्रेडिट के लिए मैंने बताया था, आपको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, जैसे दिन रात होता है, ठीक है, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, ये एक सेपरेट, एक अलग आइडेंटिटी, एक सेपरेट आइटम है, एक अलग चीज है, ये प्लस माइनस नहीं है। बस आप ये मानिए कि हमने अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शंस को दो हिस्सों में बांटा। जैसे हम एक सामान्य भाषा में बात करें, एक चीज आई एक गई, आना और जाना, तो इसको हमने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। एक तरीके से दो हिस्से कर दिए अकाउंटिंग के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कोई भी चीज होगी या डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी, ठीक है। तो अब ये मानो डेबिट क्रेडिट मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट इवन ओड होता है, जैसे है ना, इवन नंबर ओड नंबर होते हैं, कोई नंबर इवन में आता है जो इवन नंबर है, जो ओड नंबर है वो ओड नंबर में आ जाता है।
ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, कोई आइटम्स ऐसी हैं जो डेबिट में आनी चाहिए वो डेबिट में आती हैं, जो क्रेडिट में आनी चाहिए वो क्रेडिट में आती हैं। क्या डेबिट में आता है क्या क्रेडिट में, ये आपको धीरे धीरे अभी पता चल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज ईदर प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एक है हमारा मेन एम कि हमें पता चल सके हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा देना है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, ये हम एक बैलेंस शीट में लिखते हैं। पहले भी मैंने आपको एक नाम बताया था बैलेंस शीट। एक शीट पर हम सारे अकाउंट के बैलेंस लिख देते हैं, उसे हम बैलेंस शीट बोल देते हैं। उस बैलेंस शीट की मदद से हमें पता चलता है हमारी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। तो ये भी हमारा एक एम होता है। इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। Another objective of accounting is to determine financial position. It is known from the balance sheet. Financial position of the business is as relevant for the user of financial statement as is the income statement. जैसे हर कोई ये चाहता है कि उसे पता चले कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ऐसे ही हर कोई ये चाहता है कि उसे ये पता चले कि उसके बिजनेस में, जिस बिजनेस में उसने पैसा लगाया है, उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, बैलेंस शीट से। इसमें बता रखा है ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। मैनेजमेंट को बार बार डिसीजन मेकिंग के लिए हमसे अलग अलग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ये भी अकाउंटिंग का एक पर्पस ऑब्जेक्ट होता है। Management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging the function. तो अलग अलग फंक्शन करने के लिए मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, हम मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एक और पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब यूजर्स का मतलब जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है वो, जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना है वो, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट है टैक्स लेने के लिए। तो बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाना, ये भी अकाउंटिंग का एम है। Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze them as per their needs. इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर जैसे गवर्नमेंट है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पैसा हमारे बिजनेस में लगाना चाहता है, अभी तक लगाया नहीं है, ये सब एक्सटर्नल यूजर है। इंटरनल यूजर बिजनेस के ओनर, मैनेजर्स और हमारे एम्प्लॉयज, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, अगर हम अपने पास ढंग से प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा हमारे पास क्या क्या है, और अगर वो कुछ चोरी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा। अकाउंटिंग की हेल्प से हम उस सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इतनी आइटम होनी चाहिए, इतने रुपए की आइटम होनी चाहिए। तो अनदर ऑब्जेक्ट है कि रिकॉर्ड हम एसेट का मेंटेन करें, और एसेट का रिकॉर्ड मेंटेन करने से हमें पता चलेगा कितनी एसेट्स हैं, उनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उनके लॉस होने से बचाया जा सकता है। फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग क्या करता है, तो लगभग जो हमारे ऑब्जेक्ट है, हम जो उससे चाहते हैं वही लगभग काम करता है। तो एग्जाम में अगर आप भूल जाएं तो जो ऑब्जेक्टिव थे वही लिख सकते हैं आप। पहला क्या है फंक्शन, कि मेंटेन करना कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना,
कम्युनिकेट करना रिजल्ट अलग अलग लोगों को, ये दोनों पॉइंट पहले आ चुके हैं। असेट को प्रोटेक्ट करना, ये पॉइंट भी पहले आ चुका है। मैनेजमेंट को अपने असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये पॉइंट भी आ चुका है। ट्रस्टशिप, इन केस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। The management is expected to act as a trustee of the company's fund and accounting assists them to control the resource properly. देखिए, जब आप अकेले अगर आप ओनर हैं किसी बिजनेस के तो आप खुद हैं, अवेलेबल हैं वहाँ काम करने के लिए। लेकिन एक कंपनी है जहाँ पर लाखों लोगों ने पैसा लगाया है, तो वहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स, कुछ लोग होते हैं जो पूरे बिजनेस को चलाते हैं, तो वो ट्रस्टी कहला सकते हैं। तो वो बिजनेस की रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करें और उसको अच्छे से इस्तेमाल करके ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ये भी अकाउंटिंग का एक काम है, उन्हें इंफॉर्मेशन देना। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, बच्चों लीगल नीड की मतलब गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे बहुत सारे टैक्सेस लेने हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो अलग अलग लॉ के हिसाब से, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे जीएसटी हो, ये सब बिजनेस में आपके इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं आपका कितना प्रॉफिट है, कितनी अर्निंग है, कितनी सेल है, ताकि उस पर टैक्स ये कलेक्ट कर पाए। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक और फंक्शन है अकाउंटिंग का कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें पता चले, सपोज हमारे 3 बिजनेस के डिपार्टमेंट हैं ए बी सी, ए में प्रॉफिट हुआ, बी सी में लॉस हुआ, तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं बी और सी डिपार्टमेंट में लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ए बी सी का अलग अलग प्रॉफिट कितना है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी लगभग वही आएगा जो हमारे अभी तक हमने पढ़ा है। जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वही जो हमारा वर्किंग है अकाउंटिंग की, वही तो हमारा एडवांटेज है, तो वही आ जाएंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिल जाती है, मैनेजमेंट को असिस्टेंस होता है, आप सारी बातें ध्यान नहीं रख सकते, उसको लिख लेते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन कर लेते हैं, तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले सालों से इस साल को, पिछले साल क्या सिचुएशन थी, इस साल क्या सिचुएशन है, हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बिजनेस से कि उस बिजनेस और हमारे बिजनेस में कौन बेहतर है, कौन बढ़िया काम कर रहा है। टैक्स लाइबिलिटी की सेटलमेंट, टैक्स देने के लिए भी प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए सेल पर भी जीएसटी वगैरह कैलकुलेट होता है, तो इन सब में काम आता है। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपसे पूछता है आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, आप अपनी बैलेंस शीट दिखाओ पिछले 3 साल की, 5 साल की, तो ये सारा हेल्प भी हमें अकाउंटिंग करता है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर हम प्रॉपरली अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे और अगर हमने किसी को माल बेचा, वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, तो हम कोर्ट में जाकर प्रूफ दिखा सकते हैं हमने इसको माल बेचा है लेकिन ये पैसा हमें नहीं दे रहा है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, इफ समवन डिजायर टू सेल द बिजनेस, अगर कोई अपना बिजनेस बेचना चाहता है तो प्रॉपरली अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, तभी तो उसके बिजनेस के बारे में कोई जान पाएगा और खरीद पाएगा। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देनदारी बहुत ज़्यादा है, तो हम जैसे सामान्य भाषा में एक बार कहते हैं कि उस आदमी का दिवाला निकल गया, तो दिवाला निकलने का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। तो जब उसकी कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो हमें हेल्प होती है, हमारा काम होता है, फ़ायदा होता है कि हम अकाउंटिंग की मदद से उसका इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजेक्शन जो पास में हुई हैं, तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें उन सब बातों के बारे में पता चलता है। बच्चों, एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो एक भी जानना चाहता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, बी भी जानना चाहता है, सी भी जानना चाहता है, तो पार्टनरशिप में हेल्प करता है, अदरवाइज उनका लड़ाई झगड़ा होने का डर रहता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने फ़ायदे नुकसान, क्या यूज़ है, क्या पर्पस है, ये सब देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग
नया सब्जेक्ट है तो एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने के आदी नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी से स्टार्ट करूँगा। लो बच्चों, आ गए अब हम एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम सीखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस नहीं है अभी, क्योंकि थ्योरी ऐसी है जहाँ पर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। एक दो चैप्टर के बाद जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। अभी शायद उतना मज़ा ना आए क्योंकि थ्योरी कंटेंट है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है? The term bookkeeping और accounting often considered as same है। कई बार लोगों को लगता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है, लेकिन ये सही बात नहीं है, दोनों डिफरेंट है। अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में इंक्लूड है। तो बच्चों, हम पहले पता लगाते हैं कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है। Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording financial transaction and event in the books of account. बच्चों, मैंने आपको कहा था हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट को, जिसे हम जर्नल बोलते हैं। तो वो जर्नल क्या है? जर्नल बुक कीपिंग है। जर्नल बनाना एक बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग में क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करना, उसे मेजर करना, उसे रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड करने के बाद में जब हम बात करते हैं क्लासीफाइंग की, मतलब मैंने आपको बताया था लेजर में अकाउंट बनाते हैं, सब ट्रांजैक्शन एक जैसी जो होती है उन्हें एक जगह लिखते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग। और जहाँ हम जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, वो सब क्या है? बुक कीपिंग। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। तो समराइजिंग एंड क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समराइज करते हैं रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं? P&L और बैलेंस शीट का समरी आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि उसका क्या रिजल्ट आया है, उसे कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को। दस एन अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ बुक कीपर। बुक कीपर एक छोटे लेवल का काम हो गया, कोई भी बुक कीपर बन सकता है, उसकी सैलरी भी कम होती है, लेकिन अकाउंटेंट की सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि वो आगे का काम देखता है। However, in actual practice the accounting process include bookkeeping function also. तो हमारा अब आजकल क्या है? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। Because on the basis of bookkeeping records, an accountant draws periodically in such financial statement as P&L and balance sheet. तो अगर वो अच्छे से बुक कीपिंग करेगा तो आगे P&L बना पाएगा, बैलेंस शीट बना पाएगा। इन ए स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ बुक कीपर आल्सो। एक छोटा बिजनेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर बुक कीपर जो बुक कीपिंग मेंटेन करता है वही अकाउंट मेंटेन करता है। तो ये अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड हो गया। हमने बात करी बुक कीपिंग, हमने बात करी अकाउंटिंग, अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। इट रिफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग concerned with the principle and techniques which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the books of accounting information, and how to communicate it to the interested parties. According to Kohler, accountancy refer to the entire body of the theory and practice of accounting. तो अकाउंटिंग एक नॉलेज है कि ये काम कैसे करा जाए। तो बुक कीपिंग एक बेसिक काम है, जनरल लेजर, और जो अकाउंटिंग है वो उसके आगे का काम है, P&L, बैलेंस शीट, और अकाउंटेंसी है कि इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए। बुक कीपिंग ऑफ और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लेजर में क्लासीफाई कर देते हैं।
और अकाउंटिंग में हम समराइज करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पार्टी इंटरेस्टेड इन देन। तो हम ये सारा काम अकाउंटिंग में करते हैं। स्टेज की बात करें तो अकाउंटिंग हमारी सेकेंड स्टेज होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज हमारी बुक कीपिंग है। बिना बुक कीपिंग किए हम फाइनल अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो अकाउंटेंसी एक सेकेंड स्टेज में रहती है। ऑब्जेक्ट क्या है बुक कीपिंग का? ऑब्जेक्ट है कि हम अकाउंटिंग को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए, और अकाउंटिंग का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है कि प्रॉफिट लॉस का पता चले और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। मतलब बुक कीपिंग का एम है जनरल लेजर बनाना, और अकाउंटिंग का एम है P&L, बैलेंस शीट बनाना। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन जॉब है बुक कीपर की, उसे नॉर्मल वही जनरल लेजर बनाना है, लेकिन अकाउंटिंग फंक्शन एनालिटिकल है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमें एनालाइज भी करना है, रिजल्ट भी निकालना है। हु परफॉर्म्स बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ करता है, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। नॉलेज लेवल, बुक कीपर का लिमिटेड नॉलेज होता है तो भी चलता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो हाई लेवल होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है एनालिटिकल स्किल। बुक कीपर की कोई जरूरत नहीं है एनालिटिकल स्किल होने की, लेकिन यहाँ पर जरूरत है, ये हमारा पहले भी आ गया था। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है बच्चों? एग्जाम में डिफरेंसेस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी जैसे जैसे हम और आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, वापस जब आप इसे देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि स्टार्टिंग में हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े भी हम लिख देंगे। तो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का? इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग बता दिया, और आगे जाकर उसे कम्युनिकेट भी करना है। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जो हमें कुछ बताती है कि कैसे हमें ये काम करना है। तो अकाउंटेंसी से नॉलेज जो हमें समय समय पर बताएगी। स्कोप की बात करें तो नैरो स्कोप है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होगी जब हमारी बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अकाउंटेंसी ये एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग भी है और अकाउंटिंग दोनों है। रिलेशन देखें तो अकाउंटिंग जो होती है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड होती है, जबकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड होती है। फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन है हमारा नेट रिजल्ट का पता लगाना और बिजनेस और लॉस का पता लगाना, ये मेन एम है हमारा। तो और अकाउंटेंसी में इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। तो हमारा जो यूज हो रहा है इसमें केवल इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। बच्चों, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग में क्या ब्रांचेस हैं? तो 3 ब्रांच है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन चीज़ों का, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ पर सारा माल खरीदा बेचा जाता है, पैसा लेना देना होता है, तो इन शॉर्ट वर्ड्स जो बिजनेस में नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में होती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट की एक एक चीज डिटेल्ड में वो हम करते हैं। कुछ हमारा कुछ एज पर लॉ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें अपना कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है मैनेजमेंट की समय समय पर हेल्प करना, उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग
is that branch of accounting which record financial transaction and events, summarizes and interpret them before communicating the result to the user. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये पहले जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पी एंड एल सब बनाने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद में फिर कह रहे हैं कि हम कंपेयर करेंगे, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे. It determines profit or loss incurred during the accounting period and the financial position on the date when the accounting period ends. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द पी एंड एल एंड द बैलेंस शीट. तो पी एंड एल और बैलेंस शीट एक फाइनल प्रोडक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. कॉस्ट अकाउंटिंग. दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असर्टेनमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में एम क्या है? प्रोडक्ट का पता लगाना, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है. ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी. It is that branch of accounting which deals with recording cost with the object of ascertaining, reducing and controlling cost. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा सबको कंट्रोल करना, असरटेन करना. तो ये सारा ऑब्जेक्ट हम फुलफिल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, क्योंकि इससे हमें कॉस्ट की सारी रिकॉर्डिंग का पता चल जाता है. कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही है, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे कि वो उस लिमिट से ज़्यादा खर्चा हमारा ना हो जाए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है. ये कंसर्न है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, इससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है. वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेस द नीड ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज द मैनेजमेंट. रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस. बच्चों ये वही है जो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं. मेंटेन हो जाते हैं रिकॉर्ड, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. असिस्टेंस होता है, मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं. कंपैरिजन हो सकता है, कोड में एविडेंस दे सकते हैं, अदर बहुत सारे हमारे पास और अलग रीज़न हैं, और अलग हमारे पास रोल दिए हुए हैं अकाउंटिंग के. बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आगे का काम हम सीखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अकाउंटिंग से के, जैसे कि लोन वगैरह ले सकते हैं, अदर्स में लास्ट में हमने पढ़ा था. अब हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं अकाउंटिंग की, ये थोड़ी डिफरेंट है. बाकी अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या पर्पस है, सब मिक्स थे. आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. लेकिन लिमिटेशंस एक डिफरेंट बात है. यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, वो हम देखते हैं क्या है. अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. Accounting is not fully exact in spite of fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. बच्चों एक तो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनका एविडेंस लगाते हैं कि इस ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज हमने कुछ माल खरीदा, गुड्स परचेज किया 20,000 का, तो उसका बिल हमारा लगा होगा साथ में प्रूफ के तौर पे. ऐसे नहीं कि जो मर्जी हम रिकॉर्ड कर लेंगे. स्टिल अकाउंटिंग में जगह जगह कुछ एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ गलतियां भी हो सकती हैं. एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा, ये तीनों चीजें पूरी तरीके से आपके सर के ऊपर से गई होंगी. बट अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखिए कि अकाउंटेंसी में कुछ एस्टिमेशन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये 100% करेक्ट नहीं होती है, हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रियल नहीं होती है. Accounting information may not be realistic since accounting statements are prepared following the concept and conventions. For example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. पक्का आपको इसमें से एक शब्द भी समझ में नहीं आया, लेकिन
मैं आपको समझाता हूं अभी और आपको समझ में आएगा। बच्चों, मैंने एक बारी आपको याद हो तो बताया था कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के हिसाब से हम सोचते हुए अकाउंटिंग करते हैं। अब हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम एक बात एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और ये बंद होने वाला नहीं है नियर फ्यूचर में। अगर हमारे बिजनेस की हालत खराब है और बंद होने वाला है तो हम ऐसा एज्यूम नहीं करते। एक नॉर्मल बिजनेस की बात करो। अच्छा बच्चों, मान लिया आपका एक अपना घर है और जिस घर में आप रहते हैं उस घर की कीमत, वैल्यू 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,15,00,000 हो गई है। तो क्या 15 लाख रुपए जो वैल्यू बढ़ी है घर की, उससे आपको आज की डेट में कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। रीजन, आप उस घर को बेचने वाले नहीं हो। अगर आप उस घर को बेचने के लिए तैयार हो तभी तो 15 लाख रुपए का फायदा होगा, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं होगा। सेम पैटर्न पर हमारी अकाउंटिंग होती है। हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो जो हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट का मतलब लंबे समय के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, लेकिन हम उसे बेचने वाले तो अभी है नहीं क्योंकि हमारा लंबा बिजनेस चलेगा। तो हम उसे मार्केट वैल्यू पर नहीं लिखते हैं, हम उसको अपनी एक वैल्यू पर लिखते हैं। उसकी बल्कि बिल्डिंग जो है, स्ट्रक्चर है, जो ईंटों से, सीमेंट से जो हमारी बिल्डिंग बनती है, उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। तो हम बल्कि उसकी मार्केट में हो सकता है वैल्यू बढ़ रही हो, लेकिन हम अकाउंटेंसी में उसकी वैल्यू कम करते हैं डेप्रिसिएशन लगाकर। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का रिड्यूस होना ड्यू टू यूसेज और एनी और बहुत सारी चीजें होती है। याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम 100% हमारा एक्यूरेट करेक्ट अकाउंटिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पर हमें कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है। और वहां एस्टिमेट करने के लिए एक वर्ड आया था, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का एस्टिमेशन करते हैं। बच्चों, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारी एसेट कितने साल यूज होगी और उतने साल में उसकी वैल्यू को खत्म करते हैं। डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि हमें सपोज हमने एक कोई एसेट खरीदी 1 लाख की, 10 साल के बाद वो बिक जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि वो बेकार हो जाएगी। तो हमने आज 1 लाख की एसेट खरीदी, 10 साल के बाद वो जीरो हो जाएगी, तो हर साल हम उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यूजफुल लाइफ अगर हमारी 10 ईयर है तो उस पर डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। मैं लिख कर बताता हूँ आपको। अगर हमारी एक एसेट 1 लाख की है और आप उसको 10 ईयर्स यूज करने वाले हो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हर साल 10,000 रिड्यूस होगी, हर साल 10,000 रिड्यूस होगी। तो आप हर साल 10,000 का लॉस, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये हम अपने खर्चे में लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर मान लिया हमारी यूजफुल लाइफ 10 की बजाय 5 साल है, तो ये खर्चा 10,000 की बजाय 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारे एस्टिमेशन में कहीं पे भी गड़बड़ हो गई तो हमारा प्रॉफिट भी सही नहीं होगा, अकाउंटिंग भी सही नहीं होगी। तो सपोज हमने सोचा 5 साल की लाइफ है, तो 1 साल के बाद हमारी बुक्स में, बुक्स मतलब जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट में हमारी जो असेट है वो 1 लाख माइनस 80,000 में दिखाई देगी। तो बैलेंस शीट में असेट 80,000 की दिखाई देगी। हो सकता है इसकी मार्केट में वैल्यू 1,25,000 हो, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई हो, लेकिन क्योंकि हम इसे अभी बेच रहे नहीं है, हम इसकी वैल्यू 80,000 पे दिखाएंगे। तो हो यहां पर ये लिखा है कि हमारी जो असेट की वैल्यू है वो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे लिखते हैं। तो ये हो सकता है कि हमारी एसेट मार्केट में जो बिकेगी वो रेट अलग हो और जो हमने लिखा रेट अलग हो, इसलिए लिखा है कि रियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में नहीं होती है। हो सकता है, उम्मीद है अब आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अगर हमने सपोज कोई भी चीज खरीदी है 10,000 के, सपोज हमने चावल खरीदा 10,000 रुपीज का, तो यहाँ 10,000 रुपीज का लिखा जाएगा। उसकी चावल की क्वालिटी बासमती है
कैसा है, मोटा है, पतला, वो सब कुछ अकाउंटिंग में नहीं आता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बच्चों आपको पता है महंगाई बढ़ती चली जाती है, कभी कभी किसी चीज के दाम बढ़ते चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी चीज के दाम कम होते चले जाते हैं। तो ये सब कुछ हम अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हमने कोई चीज एक बार ले ली तो उसको उसी रेट में या उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन मार्केट में जो रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज आज आपने 1 लाख रुपया किसी को दिया है, और 1 लाख रुपया अगर आप बैंक में देते तो 1 साल के बाद वो 1 लाख से बढ़ जाता, तो इसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं, इसे हम इग्नोर करते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है। हो सकता है आप किसी पार्टी में गए हैं, बहुत अच्छे से तैयार होकर गए हैं, और आपकी सॉक्स मोजा फटा हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और आप ऊपर से बहुत अच्छे चमक धमक कर गए हैं। तो ये विंडो ड्रेसिंग होती है। द विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग ने way so as to conceal vital facts and present the financial statement to show a better position than what is actually is। तो हम थोड़ी बहुत गड़बड़ इसमें चाहे तो कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जो प्रॉफिट लॉस है वो ट्रू नहीं आएगा, बैलेंस शीट ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, तो ये अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। हम सर्विस देते हैं क्योंकि अकाउंटिंग से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप उसकी बैलेंस शीट P&L अकाउंट को देखकर अंदाजा लगाएंगे उस कंपनी की हालत कैसी है, तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम accounting collects financial data, records it in the books, classifies, summarizes and produce financial information that is communicated to its users। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। Accounting begin with the identification of transactions and end with the presentation of financial statement। शुरुआत कब होगी? हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ट्रांजेक्शन है, और एंड कब होगा? बैलेंस शीट बनाने के बाद कम्युनिकेट करेंगे पब्लिक से। Each step in the process of accounting generate information। हर जगह information आती है। Generation of information is not an end in itself, it is a way to facilitate the communication of information to user of accounting information। तो इंफॉर्मेशन जगह जगह हर स्टेप पर इंफॉर्मेशन आएगी, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, कौन उसे यूज करेगा, वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, use of which helps the user to arrive at decision। The financial statements so generated are income statement, that is P&L account, and balance sheet। The information available by this statement can be categorized into the following two parts और number 3 parts। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में आएगी। तो एक आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एक आएगा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 पार्ट में इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। अब इसको यूज कौन करेगा? ठीक है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हम कहाँ से पता लगाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हमें बताएगी कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें बताता पूरे साल में पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। अब इसके यूजर कौन कौन होते हैं? यूजर, तो यूजर हमारे 2 टाइप के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन कौन है? ओनर, जो बिजनेस का ओनर है सबसे ज्यादा तो वही इंटरेस्टेड होगा बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए।
कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट है, किससे कितना पैसा लेना देना है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ये सबसे जरूरी तो ओनर को पता लगाना है ना। वो एक सबसे जरूरी, सबसे मेन है इंटरनल यूजर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। मैनेजमेंट अलग अलग डिसीजन के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा मैनेजमेंट होगा जो इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। एम्प्लॉयज होंगे जो यूज करेंगे, वर्कर्स होंगे क्योंकि उन्हें बोनस चाहिए, बोनस प्रॉफिट से मिलेगा। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है तो वो इस बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है तो वो चाहेंगे कि भैया किसी और बिजनेस में शिफ्ट हो जाए। उनका पीएफ का पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा कहीं डिपॉजिट हुआ नहीं हुआ, ग्रेच्युटी का क्या है, ये सारी चीजें वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एम्प्लॉयज वर्कर भी इन सब चीजों को यूज करते हैं। ये तो थे इंटरनल यूजर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर की। एक्सटर्नल यूजर कौन है? बाहर के लोग। कौन? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक आपको लोन देते हैं, आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपको देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इनकम स्टेटमेंट कैसी है, उनका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो वो सब चीजें देखने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, लेकिन वो एक्सटर्नल यूजर है। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, आपके बिजनेस में जो पैसा लगाना चाहते हैं वो लोग भी आपके बिजनेस को यूज करना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेना चाहेंगे। क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने आपको माल बेचा है उधार, जिन लोगों ने आपको उधार पैसा दिया है, उधार माल दिया है, वो सब आपके बिजनेस का देखना चाहेंगे इंफॉर्मेशन, ताकि वो आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, आपको आगे माल दें ना दें, ये सब डिसीजन लेने के लिए। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, टैक्सेस लगाने के लिए, टैक्स आप सही जमा कर रहे हैं या नहीं, कम या ज़्यादा, ये सब चेक करने के लिए गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है। कई बार रिसर्चर्स होते हैं, सपोज आपके स्कूल में एक आपके पास टास्क आ गया, एक प्रोजेक्ट आ गया कि आपको किसी कंपनी के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। आपने चूज कर लिया एक कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, तो उन सबको आप इंटरनेट से, गूगल से उन सब की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो आप रिसर्च कर रहे हैं या वैसे यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा यूजर है, लेकिन आउटसाइडर्स है। कंज्यूमर्स, कई बार क्या होता है, आप एज ए कंज्यूमर ये चाहते हैं कि हम देखें ये कंपनी कैसी है, कैसा काम कर रही है, तो वो कई बार एज ए कंज्यूमर रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर establishing good accounting control so that the cost of production may be reduced with the resultant reduction in price. Suppose आप अलग अलग जगह से देखकर अपने पर अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो कैसे होगा, बहुत सारे रीज़न है। तो हम एज ए कंज्यूमर भी उसको देख सकते हैं। एज ए पब्लिक किसी भी पर्पस के लिए अगर लगता है किसी को यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो यूज़ कर सकता है। ये फ्रीली अवेलेबल होती है। बैलेंस शीट, P&L आप किसी भी कंपनी का गूगल पर जाइए, आराम से सर्च करिए, आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, बढ़िया इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? रिलायबिलिटी, अगर आप किसी पर रिलाई कर सकते हैं, ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है इंफॉर्मेशन की। रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हमें ऐसा कई बार सुनते हैं। तो अगर वो सूत्र सही नहीं है और झूठी खबर आपके पास आएगी तो कई बार आपका बहुत मजाक बन सकता है, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, इट शुड बी रिलायबल। रेलेवेंस, आपके मतलब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको मतलब ही नहीं है उन सबका इंफॉर्मेशन का आपके लिए। सपोज आप सिंगापुर घूमना जाना चाहते हैं और आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई वो अमेरिका की आई। अब अमेरिका की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो आपके लिए बकवास है, यूजलेस है, रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो सिंगापुर घूमने जाना है, तो आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रेलेवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूज जो आप करना चाहते हैं जिस पर्पस के लिए, वो रिलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, गड़बड़ ना हो, उसमें कोई झूठी ना हो, विंडो ड्रेसिंग ना हो,
अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है आई है, अगर आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए वो बेकार है। तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए आपको समझ में आए, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए। कंपेरेबल होना चाहिए पिछले सालों से, इसलिए जब भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, P&L या बैलेंस शीट, उसमें इस साल के साथ साथ पिछले साल का भी डाटा आता है, ताकि आप कंपेयर कर सकें, पता चला सके कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। बच्चों, अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम हैं। क्या क्या है? एक डबल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम। असल में दो नहीं है एक ही डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आधा अधूरा डबल एंट्री सिस्टम है, समझ रहे हो? अगर हम डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाता है। तो कह सकते हैं कि लोग दो तरीके से अकाउंटिंग यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, बच्चों मैंने बीच में आपको एक बार याद है बताया था, डेबिट और क्रेडिट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, तो दो हो गया ना, दो जगह इफेक्ट, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच both debit and credit aspect are recorded. A transaction has two aspects, debit and credit, at the time of recording. It is recorded once on the debit and once on the credit side. तो कोई भी ट्रांजेक्शन है एक क्रेडिट और एक डेबिट में लिखना ही है आपको। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कैश परचेजेस, गुड्स आर रिसीव्ड एंड कैश इज पेड। पैसा गया, माल खरीदा और माल आया, तो इसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। वो हम सीखेंगे क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्यों होगा, वो सब सीखेंगे। लेकिन एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, माल आ रहा है तो डेबिट होगा। इसके कोई रूल है, उसके हिसाब से ये डेबिट और क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो टू एक्सपेक्ट इन्वॉल्व हुई है, इसलिए इसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के? ये कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है हर एक ट्रांजैक्शन का। हर ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट डेबिट क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को हम रिव्यू वैल्यू में लिखेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है, जा रही है। हर ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। हर ट्रांजैक्शन को जो हम डेबिट और क्रेडिट करें उसका टोटल हमेशा सेम आएगा, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। मैंने एक बार वर्ड यूज किया था ट्रायल बैलेंस, जहाँ पर हम लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेस को नोट करके चेक करते हैं कि ठीक हुआ या नहीं। वो तभी पॉसिबल है जब हम कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और क्या फ़ायदे हैं? ये साइंटिफिक सिस्टम है, इसमें सारी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट होती है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस सही सही निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं, और हम फुल डिटेल्स को पता लगा सकते हैं, पूरी डिटेल अच्छे से क्या क्या है। कंपैरिजन पॉसिबल है, कंपैरिजन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं। फ्रॉड का पता लगा सकते हैं, गड़बड़ घोटाले का पता लगा सकते हैं। दूसरी है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो मैंने आपको बताया था, असल में ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ये इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, जहाँ डबल एंट्री सिस्टम में एक एक ट्रांजेक्शन को दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट में लिखा जाता है। यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन तो डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ लिखा जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन को लिखते ही नहीं कहीं पे भी, कुछ ट्रांजेक्शन को केवल डेबिट या क्रेडिट एक ही तरफ लिखते हैं। तो इसलिए ये एक तरीके से अनसाइंटिफिक मेथड है, एक आधा अधूरा मेथड है। इस वजह से ट्रू प्रॉफिट कभी नहीं निकलता इससे, और इससे हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते ढंग से, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो ये फिर हम क्यों फॉलो करें, क्यों बनाए? रीजन ये है कि जो छोटा मोटा दुकानदार है, जो बहुत छोटा सा बिजनेस है, वो ना तो अपने यहाँ अकाउंटेंट रख सकता, उसे 15-20 हज़ार महीना दे अकाउंटेंसी के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 10-15-20 हज़ार तो टोटल कमाता है महीने का, और उसे ना अपनी बैलेंस शीट से मतलब है कुछ ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट से लेना देना है। तो वो क्या करता है, वो बस जिससे पैसा लेना है, उधार दिया उसको नोट कर लेता है, जिससे उधार खरीदा वो नोट कर लेता है, बस 2-4 चीज़ें नोट कर लेता है। तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत काम आ सके। तो ये बहुत छोटे मोटे दुकानदार, बिजनेसमैन इसे यूज करते हैं। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग
transaction in the books of account may be defined as an incomplete double entry system. In this system all transaction are not recorded on double entry basis. मैंने बताया कुछ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ सिंगल साइड लिख देंगे. In some transaction both aspects are recorded, while in others either one aspect recorded or not recorded at all. Instead of maintaining all the account, only personal and cash book is maintained. Personal मतलब किससे पैसा कितना लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास. Account maintained under this system are incomplete and unsystematic and therefore not reliable. Since all transactions are not recorded, तो हम डबल एंट्री सिस्टम पर तो हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, P&L नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते. बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हो सकता है आपको 100% अभी समझ में ना आया हो, 50, 60, 70, 80% तक समझ में आया हो. कोई चिंता नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1-2 महीने के बाद आप इसे देखेंगे तो आप अपने ऊपर हंसेंगे कि इसमें समझने वाली क्या बात है, ये तो मुझे सब कुछ आता है. अगर सर नहीं पढ़ाते तो भी ये मुझे आ जाता, लेकिन मेरा पढ़ाना जरूरी है, पहले पढ़ाना जरूरी है. रीज़न बीइंग कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये 50% समझ में आया, चाहे 70, चाहे 80, चाहे 90, चाहे 100, ये जितना भी आपको समझ में आया ये आगे बहुत काम आने वाला है. बच्चों शुरू के 2-4 चैप्टर मजबूरी में थ्योरी के हैं, मुझे थ्योरी कवर करना है, 100% कोर्स कवर करना है, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊँगा. उसके बाद जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा आपको मज़े तो आएंगे, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसके अंदर. रीज़न बीइंग एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन कई बार 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर ले लेता है. ठीक है, लेकिन मज़ा आता है उसे करने के लिए. शुरू के 2-4 चैप्टर मजबूरी है, थ्योरी के हैं, लेकिन आप समझिए. और इनकेस आपको कहीं पे भी कोई टेंशन होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे कोई टेंशन है तो आप क्या करें, वीडियो को दोबारा देख लें. फिर भी टेंशन है तो अभी हमारे पास नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल भेजकर, और मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा जब भी फ्री होऊंगा और आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा. कोई टेंशन नहीं है. या आप ऐप के चैट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर को. अब नए चैप्टर के साथ मैं आऊँगा फिर से आपके पास. ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय.